नमस्कार दोस्तों। देखिए, भारत के संविधान की विशेषताएं चल रहा था राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। हमने पढ़ा था संविधान का शाब्दिक अर्थ, संविधान की परिभाषा हमने पढ़ ली और कुछ विशेषताएं भी हमने पढ़ी थी भारतीय संविधान की। उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया, बोर्ड पे व्याख्या कर दी उनकी। अब कुछ अन्य विशेषताएं भी रह गई हैं, उन विशेषताओं का आगे हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगली अगर विशेषता देखिए भारतीय संविधान की, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको 12th क्लास में बी सेक्शन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसका पहला पार्ट है, ये पहला लेसन है। और पहले लेसन में जो पार्ट दिया गया है वो भारत के संविधान की विशेषताएं है। और विशेषताएं हैं इसके अंदर, इस पार्ट में क्या विशेषताएं हैं संविधान की। और विशेषताओं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। 5 विशेषताओं का वर्णन करें, 6 विशेषताओं का वर्णन करें, तो विशेषताएं पूछी जाती है। तो विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि वयस्क मताधिकार क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है। इसके अलावा अन्य भी विशेषताएं हमने पढ़ी थी, संविधान संशोधन क्या होता है, एकल नागरिकता क्या होती है। तो प्रत्येक विशेषता का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो आगे अगर विशेषता की बात करें हम अगली की, तो भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान। मूल अधिकार मैंने बता दिया विशेषताओं में, मूल कर्तव्य। अधिकार मैंने बताए थे 6 अधिकार हैं व्यक्ति के। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हैं और व्यक्ति को समानता देने के लिए हैं। किसी प्रकार से व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उसे, अपनी रीति रिवाज अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है वो। इसके अलावा 6वां जो मौलिक अधिकार था, 6वां जो फंडामेंटल राइट्स था, उसके तहत व्यक्ति के जो 5 अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाती है 6वें अधिकार के द्वारा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत व्यक्ति के अधिकारों की क्या की जाती है, सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, और अपने राज्य के हाई कोर्ट जा सकता है। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रेट या लेख जारी किए जाते हैं व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, वो व्यक्तियों के लिए हैं जो अधिकार है। अब देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं अधिकार कि सरकार कैसे कार्य करेगी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, कौन कौन से विकास के कार्य चलाएगी, क्या क्या सुविधाएं उनके लिए देगी। और कर्तव्य क्या है, फिर कर्तव्य है कि हमारा दायित्व क्या बनता है सरकार के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति हमें कैसे व्यवहार करना है, भारत के राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है, राष्ट्रगीत का आदर करना है। ये सभी चीजें मौलिक कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों में आती हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को सोवियत संघ यानी रूस, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के खंड के तथा अनुच्छेद 51 के खंड के में भारतीय संविधान के भाग 4 के खंड के तथा अनुच्छेद 51 के खंड के में
प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 का सेक्शन के तथा आर्टिकल 51 सेक्शन के में मूल कर्तव्यों के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारत के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। जिनकी संख्या 10 थी। जब प्रारंभ में मूल कर्तव्य जुड़े थे भारतीय संविधान में 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रारंभ में जब फंडामेंटल ड्यूटी जुड़े थे तो इनकी संख्या 10 थी, यानी 10 मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में जब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो है शिक्षा का प्रावधान। यानी सरकार के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था। संख्या 11 है। ग्यारहवां मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के सेक्शन के आर्टिकल 51 सेक्शन के में मूल कर्तव्यों के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, जिनकी संख्या 10 थी। जब जोड़े गए मूल कर्तव्य तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। स्क्रीनशॉट लेने इसका, लिखने से। देखिए ये अगली विशेषता हो गई मूल कर्तव्यों का प्रावधान। अगली विशेषता की अगर बात करें, अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? देखिए, व्यक्ति विकास को अधिकार बढ़ावा देते हैं। अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है वो मूल कर्तव्य बताते हैं। और समाज कल्याण को बढ़ावा देने के जो आधार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको राज्य सरकारों के अधीन कर दिया है। राज्य सरकारों के अधीन है ये। अगर राज्य सरकार चाहें तो उनको अपने राज्य में प्रभावी तरीके से लागू कर सकती हैं। अगर लागू ना हो तो ये भी बात ध्यान रखना, अगर नीति निर्देशक तत्वों को वैलिडेशन ना दिया जा राज्य के अंतर्गत तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। न्यायालय में किसी प्रकार की शरण नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर मूल अधिकारों का हनन हो तो न्यायालय में शरण ली जा सकती है। अब नीति निर्देशक तत्व है क्या? भारत में समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत में समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान
के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 यानी 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व राज्य के भाग 4 में उल्लेख है इनका। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही ग्राम पंचायतों के गठन, जीव जंतुओं की सुरक्षा, सभी व्यक्तियों के लिए समान रोजगार के अवसर, सभी व्यक्तियों के लिए समान रोजगार के अवसर आदि का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। भारत में समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही ग्राम पंचायतों के गठन, जीव जंतुओं की सुरक्षा, सभी व्यक्तियों के लिए समान रोजगार के अवसर आदि का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। यानी राज्य सरकार चाहे तो इनको लागू करेगी राज्य के अंदर, और नहीं चाहेगी तो नहीं भी लागू करेगी। कोई भी व्यक्ति इनको लागू करवाने के लिए किसी भी कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंतर्गत सुरक्षा की मांग या शरण नहीं ले जा सकता है। लिखने से स्क्रीनशॉट ले लें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए
अगली विशेषता की अगर बात करें भारतीय संविधान में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ये अगली विशेषता है भारतीय संविधान की। अब देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है। जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता, स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता, स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार आदि को बढ़ावा दिया जाता है। जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता हो, स्वतंत्रता हो, वयस्क मताधिकार हो, सभी के लिए सभी समान होते हैं। समानता होती है सभी व्यक्तियों के लिए, किसी भी जाति धर्म का हो, स्वतंत्रता होती है सभी के लिए और वोट डालने का समान अधिकार होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। इस शासन प्रणाली में जनता के द्वारा ही सरकारों का निर्माण किया जाता है। ऐसे शासन प्रणाली में ही जनता द्वारा सरकारों का निर्माण किया जाता है। अर्थात जनता के बहुमत से ही सरकार के आधारभूत अंगों का गठन किया जाता है। यह शासन प्रणाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, यह शासन प्रणाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली में विभाजित की गई है।
देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का लोकतंत्र हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जिसमें जनता समर्थन करती है खुद, जनता जब खुद अपने वोट डालेगी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में उल्टा है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन लेती है और वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी जब बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है तो वो अप्रत्यक्ष हो जाता है, जब बात जनता तक रहती है और जनता के प्रतिनिधियों तक रहती है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता का जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता, स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार आदि को बढ़ावा दिया जाता है। इस शासन प्रणाली में जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है, अर्थात जनता के बहुमत से ही सरकार में विभिन्न आधारभूत अंगों का गठन किया जाता है। यह शासन प्रणाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली में विभाजित की गई है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रणाली हो गया। अगली और लास्ट विशेषता है इसकी रिपब्लिक, गणराज्य। क्या होता है रिपब्लिक, गणराज्य? भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट तरीके से 5 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति के स्थान पर सम्राट का पद चलता है, जो कि निर्वाचित ना होकर वंशानुगत होता है। इसलिए भारत को गणराज्य देश कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रथम भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति के स्थान पर सम्राट का पद चलता है, जो कि निर्वाचित ना होकर वंशानुगत होता है। इसलिए भारत को गणराज्य देश कहा गया है। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से। जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो चुने हुए प्रतिनिधि अलग से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं 5 साल में। यानी भारत के अंदर तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ब्रिटेन का अगर उदाहरण लें तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं चलता है, वहां शासक चलता है, सम्राट का पद चलता है, और वो सम्राट का पद भी निर्वाचित नहीं होता, वो वंशानुगत रूप से नियुक्त किया जाता है। यानी वहां अब भी राजकुमार और राजकुमारियों का शासन चल रहा है।
इसलिए भारत को गणराज्य देश, रिपब्लिक कंट्री कहा गया है। देखिए ये भारतीय संविधान की विशेषताएं होंगी पूरे। अगला लेसन आएगा यूनियन गवर्नमेंट का, संघीय सरकार का, जिसमें हम संघात्मक ढांचे का उल्लेख करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं और कैसे कैसे विषय, कैसे कैसे अधिकार उनके लिए अलग अलग रूप से निर्मित किए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ये पार्ट पहला था और ये जो हमने लिखा है गणराज्य, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पार्ट कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।